हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और जो है इसमें आपको देखने को मिलने वाला है गांधी इरविन समझौता, ठीक, गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। तो ये सभी जो है पॉइंट आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो चलिए हमारे साथ आप सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में जो है कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो जो लाहौर अधिवेशन था ना 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें जो है कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। 1929 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा जो है यह उद्देश्य था 1929 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो है वायसराय को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांग जो है प्रस्तुत किया था, जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी। किसने, तो गांधी जी ने। क्यों दिया था, तो उन्होंने जो है वायसराय को एक पत्र लिखा था, कब, 31 जनवरी 1930 को, जिसमें 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया था, ठीक है। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किसका है, तो दांडी मार्च का है, ठीक है। दांडी मार्च जो हुआ था उसका है, ठीक है, 1930 का। इरविन के प्रत्युत्तर में जो है गांधी जी द्वारा ऐसा कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो 78 अनुयायियों के साथ में जो है गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया था, तो 12 मार्च 1930 को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो दांडी से प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में। दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ ही। गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी यात्रा जो थी कितने दिनों तक चली थी, तो 24 दिनों तक जो है दांडी यात्रा चली थी। दांडी कहाँ पर स्थित है, तो नवसारी गुजरात में। कहाँ पर, तो नवसारी गुजरात में जो है दांडी स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न है, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो गुजरात 31 में। किस में, गुजरात 31 प्रांत में, जिनमें महाराष्ट्र में 13, उत्तर प्रदेश में जो है 8 थी, ठीक। अगला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने जो है लगभग कितनी दूरी तय की थी, तो 241 मील दूरी तय की थी। किसने, तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक। महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ जो है आरंभ किया था, तो जो है अंत तक लड़ो, इस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था दांडी यात्रा। किसने, तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना, ठीक है, यह कार्यक्रम था सविनय अवज्ञा आंदोलन का।
सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करो, यह भी शामिल था। महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, ठीक है, यह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, कर अदायगी पर रोक, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, ये सभी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी जो हैं गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिए थे। दांडी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है? तो जो है गुजरात में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंध है क्या कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। 5 अप्रैल 1930 का यह कथन है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को जो है किस तिथि को रूप में जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की तिथि मानी जाती है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जो तिथि है। ठीक है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर जो है नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी ने। ठीक, ब्रिटिश नमक एक का आधिपत्य के चौहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लिखित किया था? तो यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश है। इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय आय। ठीक है, भूखे लोगों से जो है 1000% से भी अधिक वसूल करना, ऐसा कभी सुना नहीं गया। ठीक है, गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, यह कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय जो है अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो वेब मिलर था। कौन था? वेब मिलर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस अमेरिकी पत्रकार ने जो है 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? तो वेब मिलर ने। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ के नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो धरसाना में। ठीक है, धरसना नामक धरने का जो है किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने वृहद विवरण प्रदान किया था? तो वेब मिलर ने। किस अमेरिकी पत्रकार ने जो है लिखा है कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है? तो यह वेब मिलर ने कहा था। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। कहाँ पर? यरवदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? तो मदन मोहन मालवीय को, देवदास गांधी को और के.एम. मुंशी को। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को, देवदास गांधी को और के.एम. मुंशी को जो है नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए जो है तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो हरिहर दास के नेतृत्व में उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? तो ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़ग बहादुर सिंह ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने जो है तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंध था? तो
सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयबजी तथा सरोजनी नायडू, यह सभी जो हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध थे। ठीक। मालाबार में कालीकट से पोय्यानूर तक की नमक यात्रा किसने की थी? तो के कलप्पन ने। किसने? के कलप्पन ने मालाबार में कालीकट से पोय्यानूर तक की जो है नमक यात्रा प्रारंभ की थी। किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह की मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरम यानी कि शिविरों की जो है स्थापना की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता ने जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो गोपाल बंधु चौधरी ने जो है उड़ीसा में, ठीक है, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बादशाह खान एवं जो है सीमांत गांधी के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था? तो खुदाई खिदमतगार था, जो कि 1929 में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि लाल कुर्ती दल जो है क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट। ठीक। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं यह लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। फ्रंटियर गांधी का जो है असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं यह फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यानी सीमांत गांधी। फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि किसे मिली थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि मिली थी। खुदाई खिदमतगारों को जो है आम लोग किस नाम से पुकारते थे? तो लाल कुर्ती वाले के नाम से पुकारते थे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ती के नाम से भी जो है पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का जो है आह्वान किया था, जो लाल कुर्ती वाले थे। ठीक। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर जो है गोली चलाने से इनकार किया था। ठीक। सन 1930 में कब? सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड जो है का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, जो 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड था, उसका नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? तो मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। रानी गैडिनल्यू उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो मणिपुर से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर जो है विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो रानी गैडिनल्यू को जो है। ठीक है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह का हिस्सा था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया था? 1934 में जो है गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौता। अब हमारा पॉइंट आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। गांधी इरविन समझौता।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था? तो 26 जनवरी 1931 को रिहा किया गया था यरवदा जेल में, जब गांधी जी बंद थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो हर्बर्ट इमर्सन ने जो है गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के साथ जो है या मध्य में समझौता हुआ था, ठीक है, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थीं? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को जो है सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। ये सभी जो हैं शर्तें थीं गांधी इरविन समझौते की। गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था जो गांधी इरविन समझौता था, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर ने। किसने? तो तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर ने जो है गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने दो महात्मा कहा था, इरविन को और गांधी जी को। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को जो है सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था जो 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था जो प्रस्ताव है तैयार, ठीक है। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधि ने जो है गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। किसने? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। अब यहाँ पर बात आती है गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक। कहाँ पर? तो लंदन में। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था, ठीक।
किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही कथन क्या है? तो यह 1930 में आयोजित हुआ था लंदन में। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। ठीक है। गांधी इरविन समझौते जो कि 1931 में हुआ था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो सेंट जेम्स पैलेस था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और जो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वह महात्मा गांधी थे इस समय। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो SS राजपूताना जो जहाज थी पानी वाली, इससे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बम्बई से लंदन गए थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। किसमें? तो किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, महादेव देसाई ने और प्यारेलाल नैयर ने। इन सभी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बकिंघम पैलेस में जो है 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो 19 नवंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। बकिंघम पैलेस में जो है सर सैमुअल होरे ने गांधी को परिचय सम्राट से करवाया था। सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया था, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। ठीक है। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। कब कहा था? तो 14 अगस्त 1931 को बम्बई में कहा था। ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर द्वितीय गोलमेज असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 3 जनवरी 1932 को जो है पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो जो है 1932 में। ठीक है। तो प्रथम 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह 1932 में। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे वह कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है। और गांधी जी केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, वह दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में। ठीक है। वही गांधी जी जिसमें भाग लिए थे वही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला
1930-32 की अवधि में भारत और जो है ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी। गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को जो है रखा था। पूना पैक्ट में जो है स्थानीय निकायों तथा जो है सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सांप्रदायिक पंचाट और जो है पूना पैक्ट। ठीक, तो देखिए यहाँ पर किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट का जो है जनक कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो दलित वर्ग को दिया गया था। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो अछूतों के लिए। ठीक, मैकडोनाल्ड यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड में जो है किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की गई थी? तो बौद्धों को। सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड जो है के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो यह जो है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो दलितों के लिए जो है राजनीतिक शक्ति जो है जरूरी है। किसने भीमराव अंबेडकर पर जो है यह कहकर आक्रमण किया था कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं? तो डॉक्टर BS मुंजे ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय में जो है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था 20 सितंबर 1932 को। ठीक है, 1932 ईस्वी के जो है सामुदायिक अधिनिर्णय ने जो है स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का जो है नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो परिगणित जातियां। ठीक है, यानी कि दलित जातियां। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया क्यों किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि भीमराव अंबेडकर जी ने और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, उसको जो है पूना समझौता कहते हैं, और यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था या पूना पैक्ट हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को। पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी जी। ठीक है, किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो MK गांधी जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने जो है
पूना पैक्ट जो था 24 सितंबर 1932 का, इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया था। 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। ठीक है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना ही जो है पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं जो है पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थीं? तो सांप्रदायिक अवार्ड में जो है 71 और पूना पैक्ट में 147 सीटें दी गई थी दलित वर्ग को। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य जो है 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए जो है आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रावधान किया गया था। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लोग, ठीक है, लीग, तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1932 को जो है हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला जो हैं अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं जेडी बिड़ला थे। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो वर्धा से। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से शुरू किया था 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? तो गांधी जी ने। कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो नवजीवन। ठीक है, पूना पैक्ट से संबंधित बातें। गांधी जी पृथक निर्वाचक के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए थे। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया था, जिसे पूना समझौता के रूप में जाना जाता है, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूना पैक्ट से संबंधित, पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए जो है आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के जो है लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने जो है इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूना पैक्ट ने जो है कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को जो है धराशायी कर दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात आती है प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक। तो दलित संगठन, संस्थापक और उनसे संबंधित वर्ष। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं MC राजा 1926 में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग या फिर जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी 1932 में। दलित वर्गों का संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लास लीग, यह जगजीवन राम द्वारा स्थापित 1935 में। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1942 में स्थापित। ठीक है, प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां। ठीक, तो देखिए दांडी मार्च कब होता है? तो 12 मार्च 1930 को होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 को होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को होता है। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 26 से 31 मार्च 1931 को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को होती है। गांधी जी का आमरण, जो पहला आमरण अनशन था ना,
20 सितंबर 1932 को होता है। पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को होता है। और आखिरी पॉइंट है यहाँ पर इस वीडियो का, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा और सीखा, और यह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।